था, एक चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है चैप्टर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड है आउटकम। इसी आउटकम वर्ड को लोग कई तरीके से देखते हैं। लोग कहते हैं आउटकम का मतलब रिजल्ट, लोग कहते हैं आउटकम का मतलब किसी चीज का जो काम होता है उसका जो इफेक्ट पड़ता है ना, वो भी आउटकम है। या फिर यहाँ पे हम ये ऐसे इसको और इजीली समझो कि मान लो एक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जब से चल रही है तब से लोगों ने जो जो एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी से किया, मतलब डेमोक्रेसी से कुछ मांगा, डेमोक्रेसी से उम्मीद किया, और डेमोक्रेसी ने उस उम्मीद पे कितना रिस्पॉन्स किया, कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, कितना नेगेटिव रिस्पॉन्स किया, उसी चीज को इस चैप्टर में हम आउटकम्स के रूप में देखने वाले हैं। यानी सिंपल सा यहाँ पे एक टर्म बन रहा है, रिस्पॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी, रिस्पॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी टू द सिटीजन। जो सिटीजन्स है उसके रिस्पॉन्स, सिटीजन्स एक्सपेक्टेशन जो है, यानी सिटीजन अभी तक जो भी एक्सपेक्ट किए, उस एक्सपेक्टेशन को डेमोक्रेसी ने कैसे रिस्पॉन्स किया, क्या उस एक्सपेक्टेशन का पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया या क्या उस रिस्पॉन्स का निगेटिवली, उस एक्सपेक्टेशन का निगेटिवली रिस्पॉन्स किया। सपोज करो कि लोग कहता है कि डेमोक्रेसी जब होगी तो कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति को जॉब मिलेगा, एक्सपेक्ट कर रहा है कि डेमोक्रेसी अगर होगी तो हर एक व्यक्ति को जॉब मिलेगा, ये लोगों का एक्सपेक्टेशन है। अब जॉब देने के मामले में डेमोक्रेसी ने क्या किया, ये यहाँ पे पॉइंट है। हम अभी क्या बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी कैसे रिस्पॉन्स करता है लोगों के एक्सपेक्टेशन पे। तो सारा का सारा तो देखना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे क्या किया है बुक ने कि 5-6 पॉइंट निकाला। सपोज ये रिस्पॉन्सिव दिखाया, यहाँ पे दिखाया है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 और ये नंबर 5। यहाँ पे 5 एक्सपेक्टेशन है जो लोगों ने डेमोक्रेसी से किया कि डेमोक्रेसी हमको एक अच्छी सरकार देगी। भाई कैसे देगी उसको प्रूव करना है। डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा कंट्री का, कैसे किया वो देखना है। डेमोक्रेसी लोगों के बीच के इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को डील करेगा, कैसे किया वो भी समझना है। सोशल डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी डील करेगा, वो भी डिस्कस करना, एंड लोगों के डिग्निटी और फ्रीडम को ज्यादा इंक्रीज करेगा। ये 5 आउटकम्स देखना है। तो ये क्या है, ये लोग एक्सपेक्ट किए और डेमोक्रेसी ने उस पर कैसे रिएक्ट किया, वही इस चैप्टर में देखने वाले हैं। एंड हाँ, अगर यहाँ पे जितने 5 टॉपिक्स है तो 5 में से एक क्वेश्चन भी रहेगा लॉन्ग टर्म का, जिसमें आपको प्रूव करना है। कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिख रहा है, उस स्टेटमेंट को आपको आपके आंसर से सेटिस्फाइड करना होगा, उस एक्सप्लेन करके पॉइंट वाइज। और यही इस चैप्टर का टफ भी हो जाता है। सिविक्स का सबसे टफ चैप्टर यही है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं आपके एनकरेज करने के लिए कि ये बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, ये टफ है। हम कहीं भी पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि ये बहुत टफ चैप्टर होता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इसको समझने का प्रयास करोगे, और अगर किसी टॉपिक में डाउट रह जाए तो क्वेश्चन करोगे, और नहीं तो उसको रीड कर लोगे। ये आप देख लेना, क्योंकि ये चैप्टर अभी पढ़ाएंगे और अभी खत्म करेंगे। तो चलते हैं पहले टॉपिक पे। पहले टॉपिक का नाम है असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। देखते हैं ये असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी में एसेस का मतलब होता क्या है। एसेस का मतलब होता है किसी चीज को, वैल्यू को आंकना, पता करना। ये पहला जो टॉपिक वहां पे दिख रहा है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जज करके उसकी अच्छी चीजों को, उसकी बुरी चीजों को निकालना बाहर और कंपेयर करना किसी चीज से, उसी को असेसमेंट कहते हैं। वैल्यू को आंकना। तो हम डेमोक्रेसी के वैल्यू को कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट भी बनता है कि डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी जो है, अगर इसको हम कंपेयर कर दे किसी दूसरे अल्टरनेटिव से। दूसरे अल्टरनेटिव कहने का मतलब क्या है कि जो दूसरे सोर्स ऑफ गवर्नमेंट है, अल्टरनेटिव का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे होगा दूसरे अल्टरनेटिव। जैसे मान लो दूसरे अल्टरनेटिव में मोनार्कीज हो गया, या दूसरा अल्टरनेटिव में डिक्टेटर हो गया, या दूसरे अल्टरनेटिव में और भी कोई सरकार है, उससे जब हम डेमोक्रेसी को कंपेयर करते हैं तो ऐसी कौन सी चीजें पाई गई है डेमोक्रेसी में जिसके वजह से लोग सिर्फ डेमोक्रेसी को प्रीफर करते हैं, सिर्फ इसी को मानते हैं, इसको और इसको बहुत कम फॉलो करते हैं या ना के बराबर फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसकी वजह से लोग इसी को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो वो पॉइंट्स क्या है, उसे आप बुक में भी देख सकते हो। हम अभी बोलने वाले और लिखने वाले हैं, आप वो भी देख सकते हो। ऐसे यहाँ बुक में देखिए, यहाँ पे पॉइंट ये बना हुआ है, ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पॉइंट बना हुआ है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो।
तो सबसे पहला कंपैरिजन में पहला पॉइंट आता है प्रोमोट्स इक्वालिटी, promotes equality among citizens। डेमोक्रेसी का पहला काम क्या है? लोगों के बीच में इक्वालिटी को ये प्रमोट करता है। लोग किसी भी सेक्शन से बिलोंग करें, किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी सेक्शन से या किसी और कम्युनिटी से बिलोंग क्यों ना करे, डेमोक्रेसी का पहला प्रायोरिटी होता है कि सबको इक्वल बना दो। और इक्वल करता भी कैसे? वो लॉ के सामने सबको एक तराजू में तौल देता है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। तो ये इक्वलिटी प्रोवाइड करता है सो दैट इट्स बेस्ट गवर्नमेंट देन अदर अल्टरनेटिव। दूसरा यहाँ पे क्या है कंपैरिजन में पॉइंट है, ये क्या करता है? इनहेंस करता है, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। जितने लोगों का जो राइट्स होता है, लोगों का डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों का जो सम्मान होता है उस सम्मान को भी डेमोक्रेसी इंक्रीज करता है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देकर के लोगों को ज्यादा राइट्स देता है ताकि उसका रिस्पेक्ट और बढ़ सके सोसाइटी और दूसरे लोगों के बीच में। तो ये डिग्निटी को भी इंक्रीज करता है। तीसरा क्या करता है? ये इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन पास किए जाते हैं उस डिसीजन की क्वालिटी को ये इंप्रूव करता है। कैसे करता है? आगे यहाँ टॉपिक में वो सारी चीजें आएंगी। कैसे इंप्रूव करता है डेमोक्रेसी? बहुत सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट्स लेता है, बहुत सारे लोगों का ओपिनियंस लेता है, डिस्कस करता है, डिबेट करता है, ऑटोमेटिक क्वालिटी इंप्रूव कर जाती है। तो ये तीसरा पॉइंट है जो प्रूव करता है डेमोक्रेसी इज बेस्ट गवर्नमेंट देन अदर अल्टरनेटिव। ऐसे पॉइंट नंबर 4 आप बुक पे भी ध्यान रखो, प्रोवाइड मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या करता है? लोगों के कॉन्फ्लिक्ट को भी ये खत्म करता है। लोगों को बीच में झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट किस बात को होता है? कभी धर्म को लेके हो गया, कभी जाति को लेके हो गया, कभी लैंग्वेज को लेके, कभी रीजन को लेके, कभी किसी भी चीज को लेके हो सकता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को ये सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है भाई? बीच में लॉ दे देता है, बीच में इंस्टीट्यूशंस देता है, बीच में बहुत सारे डिपार्टमेंट सेट करके रख देता है। इन सब की वजह से क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है। एंड नंबर 5, पांचवा क्या है? रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अगर मान लो क्या हो कि अगर डेमोक्रेसी में गलती हो जाए किसी बात को लेकर के, सरकार जो भी काम कर रहा है उस काम को लेके अगर गलती हो जाए तो उस केस में सरकार गैपिंग रखता है कि उस गलती को सुधारने का एक चांस रखता है कि अगर गलती हो गया तो हम ऑप्शन बी लेके चलेंगे। अच्छा होता है ना, प्लान सब लोग जब बनाते हैं तो प्लान ए नहीं प्लान बी भी रखते हैं साथ में कि अगर ए फेल हो गया तो बी एक्टिव रखेंगे। सेम डेमोक्रेसी करता है, अगर उसका डिसीजन पास हुआ और अगर गलत हो गया तो अगर वाले केस में ये रूम रखता है, गैपिंग रखता है कि उस गैपिंग को यूज करके उस गलती को सुधार लेंगे। तो ये सब डेमोक्रेसी करता है और ये 9th का टॉपिक है। और इन्हीं वजहों से डेमोक्रेसी को कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है इट इज बेस्ट गवर्नमेंट देन अदर अल्टरनेटिव। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी को और ज्यादा डीपली समझने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है कि जब हम डेमोक्रेसी से बात करते हैं तो सब कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। आई ऑलरेडी सेड, मैंने पहले ही कह चुका हूं कि डेमोक्रेसी से हमने जो एक्सपेक्ट किया, हमने मतलब सिटीजन ने जो भी एक्सपेक्ट किया, उस एक्सपेक्टेशन को लेके डेमोक्रेसी ने कैसे रिएक्ट करा उसी को इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे उठाया जा रहा है गवर्नमेंट का, कि हम गवर्नमेंट को लेके एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि दुनिया में डेमोक्रेसी इसी बेसिस पे बना। पुराने वाले गवर्नमेंट से लोग परेशान थे, चाहे वो फ्रांस हो, रसिया हो या जर्मनी हो, कोई भी कंट्री हो, परेशान थे मोनार्की से। उन्होंने गवर्नमेंट को ही टारगेट करके डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया। तो जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी ने दिया, क्या वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या फिर हमारे एक्सपेक्टेशन से बाहर है? इसी को इस पार्ट में हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो पहला तो यही समझना होता है ये तीनों है क्या। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सिटीजन या वर्क बिहाफ फॉर सिटीजन, मतलब लोगों की जो जरूरतें हैं, लोगों के जो नीड्स हैं उसको केयर करे कोई। तो अगर कोई केयर कर रहा है ना, उसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। आपकी जो जरूरतें हैं, आपका जो भी चीज डिमांड है उसको आप पूरा करता है आपका पेरेंट्स, तो आपका पेरेंट्स आपका केयर कर रहा है इसलिए पूरा कर रहा है, उसी चीज को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। यानी अकाउंटेबिलिटी को अगर हम हिंदी में देखें इस वर्ड को,
तो हिंदी में होता है जवाबदेह, मतलब हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए उसका है, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है। इसी को यहाँ पे अकाउंटेबल शब्द कहा गया है। तो सोच के देखो कि एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, वो सिटीजन्स के नीड्स को लेकर के, सिटीजन्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर वो कितना अवेयर और कितना केयर है। इसी बात को वेरीफाई करेंगे हम फर्स्ट वर्ड में। दूसरा वेरिफिकेशन आ जाएगा रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करता है, जो भी हमारी जरूरतें हैं उस जरूरत को लेकर सरकार कितना क्विकली, कितना फास्ट या कितना स्लो रिएक्ट करता है, कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव रिएक्ट करता है। सपोज मुझे राइट चाहिए, सपोज मुझे पैसे चाहिए, सपोज मुझे क्या होना चाहिए, नौकरी चाहिए। इन जरूरतों को लेकर सरकार कितना क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा है, ये भी समझना है। एंड तीसरा लेजिटिमेट का मतलब होता है सही, एकदम सिंपल सा, राइट। राइट कहने का मतलब है कि जो सरकार हमने चुन रखा है उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, वो अच्छा है तो है। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स करते ही नहीं है, सीधा कहते हैं बस वो कर दिया वो सही है। सपोज करो माँ ने तुम्हारे लिए खाना बनाया, या माँ का जो प्रेम अपने बच्चों के प्रति होता है, लोग उसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं कहते, कहते वो माँ है इसलिए वो सही है। तो ऐसी चीज, ऐसा तर्क जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेजिटिमेट बना दे, सीधा कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट अच्छा है। इस बात को भी वेरीफाई करना है। तो ये तीन अलग अलग चीजें हैं, और लेकिन कैरेक्टर एक ही है गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट में ये गुण है, क्या गवर्नमेंट में ये गुण है, या क्या गवर्नमेंट में ये गुण है, इसी बात को चेक करने वाले हैं हम इस फर्स्ट टॉपिक से। तो डोंट बी लेट इन नेक्स्ट क्लास, बहुत इरिटेटिंग होता है। ओके, हम क्या बता रहे थे, ये तीनों चीजें है या नहीं उसी को चेक करते हैं। सपोज करो एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो लोग उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लोगों को लगता है कि लोगों के पास राइट्स होने चाहिए सरकार को चुनने का, लोगों के पास राइट्स होना चाहिए सरकार को कंट्रोल करने का, लोगों के पास राइट्स होना चाहिए सरकार के डिसीजन मेकिंग में भाग लेने का, लोगों के पास यह भी अधिकार होना चाहिए कि वो जब हो मर्जी जब सरकार को बदल दे। ये तभी हो सकता है जब सरकार में ये सारे गुण हो। देखो अभी 4-5 पॉइंट बने, लोगों को चुनने, रूलर्स चुनने का अधिकार, रूलर्स को चेंज करने का अधिकार, रूलर्स को कंट्रोल करने का अधिकार, और रूलर्स जो भी करता है उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार। ये अधिकार पीपल को तभी मिलेगा जब सरकार के पास ये क्वालिटीज होगी। अब जैसे एक स्टेटमेंट एक है कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट देता है वो क्या सिटीजन के प्रति अकाउंटेबल है, मतलब सेम क्वालिटी है। दूसरा, क्या लोगों का जो नीड्स है, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, क्या वो उस पर रिस्पॉन्सिव है। पहले तो इन्हीं दोनों पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम। क्या लोगों का जो जरूरत है, लोगों का जो भी नीड्स है, या फिर लोगों का जो भी एक्सपेक्टेशन है, क्या उस एक्सपेक्टेशन पे डेमोक्रेसी रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्स करती है, ये देखना है। या फिर ये जो एक सरकार है क्या अकाउंटेबल है सिटीजन के लिए, इस बात को पहले हम लोग प्रूफ करते हैं अपने अपने स्टेटमेंट में। फिर हम चलते हैं तीसरे वर्ड पे जिसका नाम है लेजिटिमेसी। तो चलो इसको देखते हैं कैसे प्रूव होगा। सपोज इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल का नाम है डिसीजन मेकिंग। मतलब डिसीजन जो लिया जाता है किसी गवर्नमेंट के माध्यम से सिटीजन के लिए, उसका एग्जाम्पल लिए कि कैसे डिसीजन लिया जाता है। अब इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम कंपेयर कर लेंगे दो तरीके से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डेमोक्रेसी का, और दूसरा एग्जाम्पल सपोज ले लेते हैं मोनार्कीज का। और अगर हम इसको वैल्यू को चेक करें, जैसे वैल्यू चेक किया जाता है मान लो टाइम टेकिंग के मामले में, कि सरकार जो डिसीजन ले रही है उसको पास करने में, उसको लागू करने में सरकार कितना टाइम ले रही है। पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेमोक्रेसी और मोनार्कीज को कंपेयर करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि टाइम लेने के मामले में डेमोक्रेसी बहुत स्लो है, ये बहुत स्लो डिसीजन पास आउट करता है, और ये डिसीजन बहुत फास्ट पास कर देता है। राजा के पास अगर कोई कंप्लेन लेके आ जाएगा फरियाद करने, राजा साहब ये हो गया, राजा तुरंत हुक्म सुनाएगा, इसको ये दे दो, इसको ये दंड दे दो, या ये रिवॉर्ड दे दो। लेकिन डेमोक्रेसी के पास अगर कोई ऐसा चीज आता है तो कहेगा होल्ड करो भाई, पहले पूरा एमपी से तो पूछ ले, पूरा एमपी से बात कर ले। अब एमपी को बुलाने के चक्कर में 543 व्यक्ति को बुलाने के चक्कर में हो जाता है सब। तो यहाँ पे टाइम टेकिंग के मामले में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी इज बैड गवर्नमेंट।
डेमोक्रेसी जो हमको गवर्नमेंट दिया वो बुरा है और ये अच्छा है, अगर डिसीजन मेकिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। लेकिन जब दूसरा पॉइंट आता है कि हम इसके कॉस्ट को चेक करते हैं या इसके वैल्यू को चेक करते हैं, मतलब जो डिसीजन पास हो रहा है ना उसका वैल्यू क्या है, क्या उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा सिटीजन पे, निगेटिव या पॉजिटिव, जब इस मामले में देखना शुरू करते हैं तब ये बेटर हो जाता है और ये उस कंडीशन में रोस्ट बॉस्ट हो जाता है। ये कैसे हो सकता है या नहीं, में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कैसे? डेमोक्रेसी में डिसीजन हमेशा अच्छा क्यों होता है, इसका कारण है डेमोक्रेसी में डिसीजन कैसे पास अच्छा होता है, रूटीन फॉलो की जाती है, सारे लोगों से पूछताछ किया जाता है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को एक एक करके डिस्कस किया जाता है, उसके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट को भी चेक किया जाता है, और जब सरकार और सेटिस्फाइड हो जाता है कि नहीं इससे कोई बुरा असर नहीं होगा, तब जाके वो डिसीजन को पास कर देती है। लेकिन यहाँ तो वो सारी चीजें हुई ही नहीं। यहाँ तो राजा के पास आया ऑप्शन, उसने झट से फैसला सुना दिया, तो यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए ये क्या हो जाता है, इस केस में ये बुरा हो जाता है और ये अच्छा हो जाता है। तो अगर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चलो टाइम ज्यादा ले रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेने दो, लेकिन जो डिसीजन ले रहा है वो तो हमारे फेवर में ले रहा है, हमें ध्यान में रख के ले रहा है। इससे क्या हो रहा है, डिसीजन सही पास हो रहा है। अच्छा, और भी देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी चलता है। ट्रांसपेरेंसी कहने का मतलब है कि अगर सिटीजन को लगे कि सरकार जिस जिस प्रोसेस से ये डिसीजन पास कर रहा है, वो लोगों को बुलाया, उसने लोगों से बातें करी, लोगों का ओपिनियन सुना, ये सब जो भी किया, लोग चाहेगा कि नहीं जब आप जैसे जैसे जो कर रहे हो हमको बता के करो। तो डेमोक्रेसी ये करता है, वो मीडिया के थ्रू लोगों को हर एक चीज बताता है कि हम कैसे डिसीजन पास कर रहे हैं। तो डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का, अगर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। लेकिन यहाँ पे दूसरे गवर्नमेंट में लोगों को पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन होता ही नहीं है। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी प्रूव करता है कि ये डेमोक्रेसी अच्छा है, मोनार्की खराब है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सोच के देखो, जो सरकार किसी के नीड्स का केयर करेगा या जो सरकार सिटीजन्स का केयर करेगा, ऑटोमेटिक उसमें ये क्वालिटीज होगी। वो सोचेगा कि हमारे एक्टिव से या हमारे काम से, हमारे ड्यूटी से सामने वाले पे निगेटिव इफेक्ट ना पड़े, वो हमेशा उसके अच्छे के बारे में सोचेगा। और यही पॉइंट प्रूव करता है कि जो भी सरकार हमें मिली है डेमोक्रेसी के माध्यम से, वो हमारे राइट्स के लिए, हमारे लिए, सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल है। ये पहला पार्ट अकाउंटेबिलिटी को प्रूव करता है, ये सारा का सारा स्टेटमेंट। अब चलते हैं दूसरा पे। दूसरा है रिस्पॉन्सिव। इसके लिए हम इसको इरेज करेंगे। अगर किसी को लगता है कि ये जरूरी है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम इरेज करेंगे तभी अगला समझा पाएंगे। चलो अगला पॉइंट पे चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। रिस्पॉन्सिव कैसे, इस बात को समझते हैं। देख लीजिए आप, इसमें ट्रांसपेरेंसी को अपने लैंग्वेज में हम रिपीट कर रहे हैं, द पीपल हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। लोगों के पास सरकार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग लेने का अधिकार है, और उसी अधिकार को यहां पे नाम दिया गया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब आर पार, हम जो कर रहे हैं तुमको बता के करेंगे और तुम्हारे लिए हर एक चीज सोचेंगे। दिस इज ट्रांसपेरेंसी। ऐसा नहीं कि तुम हमारा स्टूडेंट हो तो हम छिपा रहे हैं, ये ऐसे करना वो ऐसा, कुछ नहीं, जो है ओपनली बोल दे रहा है। दिस इज ट्रांसपेरेंसी। और ये ओपनली कौन बोलेगा, जो आपके हित के बारे में सोचेगा। हम तो फर्स्ट क्लास में, हम अपनी ही बात करें, हम फर्स्ट क्लास में ही बोले थे कि हमारा लॉस ना हो, हमारे मेहनत बेकार ना हो, इसके लिए आपको रिजल्ट भी लाना होगा, और आप जो कर रहे हो, हमारा टाइम ले रहे हो, उसका आपको पेड भी करना होगा। ये चीज डेमोक्रेसी भी करता है, जो भी करेगा बता के करेगा। तो बताने के प्रोसेस का ही नाम है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। सरकार बताती है हर एक चीज और लोग उसको पार्टिसिपेट करके चेक भी करता है। यही तो ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी वही देगा जो किसी के लिए अकाउंटेबल होगा। अब अगला पार्ट आता है रिस्पॉन्सिव। देखो, जब आप इसका डिस्कशन करोगे डिसीजन का, जब आप डिसीजन मेकिंग का बात कर रहे थे या गवर्नमेंट के चुनने की बात कर रहे थे, तो कुछ चीजें कॉमन हो जाएंगी। कुछ कॉमन क्या चीज हो जाएगा, सबसे पहला कॉमन हो जाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जहां भी सरकार बनने की बात आएगी डेमोक्रेसी में, ये वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, राइट्स ऑफ सिटीजन।
लोगों को राइट्स देने की भी बात आएगा। और तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। चलो तीन ही एग्जाम्पल लेते हैं। मतलब अगर आप सरकार बनाने का या सरकार के डिसीजन की बात करोगे तो ये सारा पॉइंट आ जाएगा। भाई सरकार चुनना कैसे चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के माध्यम से। सरकार कैसा होना चाहिए, लोगों को जो राइट्स दे। सरकार कैसा होना चाहिए, जो जो करे वो बता के करे। ये चीजें हैं। लेकिन जब इसका हम रिकॉर्ड देखते हैं डेमोक्रेसी में, अब ध्यान दीजिएगा, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव वाले टर्म को एक्सप्लेन करें। जब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हम जज करते हैं, तो पाते क्या है कि इन सब चीजों का डेमोक्रेसी के पास मिक्स रिकॉर्ड है। मिक्स रिकॉर्ड कहने का मतलब है कि कहीं कहीं फ्री एंड फेयर होता भी है, कहीं कहीं नहीं होता है। राइट टू सिटीजन को राइट देने के बाद कहीं पे बहुत ज्यादा देता है, कहीं पे देता ही नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कभी कभी बताता है, कभी कभी नहीं बताता है। डेमोक्रेसी में ये होता है, मिक्स रिकॉर्ड है। और इन सबसे अलग जो चौथा वाला है वो तो और ज्यादा है, करप्शन। इसमें तो पूरा का पूरा 100% निगेटिव ही हो जाता है। यहाँ पे तो सरकार पूरा 100% निगेटिव है, क्योंकि डेमोक्रेसी में इसके लिए भयंकर जगह है। और क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिव, मतलब हमारा जो नीड्स है, रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ सिटीजन। मतलब सिटीजन के जो भी जरूरत है उसको लेकर रिस्पॉन्स कितना, तो ये इसमें भी देख रहा है डेमोक्रेसी स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये सब पॉइंट है जहां पे डेमोक्रेसी अपना रिएक्शन मिक्स फॉर्म में दिखाता है। लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डेमोक्रेसी को जज करें कि भाई डेमोक्रेसी बुरा है और दूसरे अच्छे हैं, मतलब मोनार्कीज या दूसरे अच्छे हैं, तो क्या गारंटी कि उसमें ये सारी चीजें नहीं होंगी। भाई हमारे स्टेटमेंट पे ध्यान देना, आप यहाँ पे अपने आप आ जाओगे। अगर हम देखते हैं इलेक्शन का पॉइंट, या लोगों के राइट्स देने के पॉइंट्स, या इंफॉर्मेशन को शेयर करने का पॉइंट्स, या करप्शन वाले पॉइंट्स, या लोगों के जरूरतों को लेकर का जो पॉइंट्स, अगर इसको हम देखते हैं तो क्या गारंटी है कि राजा वाले सिस्टम में और डिक्टेटरशिप में ये चीजें नहीं होंगी। क्या इस एक पॉइंट से के वजह से, एक पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हम उसको एक्सेप्ट कर ले। कम से कम यहाँ पे मिक्स तो है, आधा मिल रहा आधा नहीं मिल रहा। लेकिन अगर डेमोक्रेसी के जगह पे मोनार्कीज हो गया या डिक्टेटर हो गया, तो हमको लगता है ये 100% निगेटिव हो जाएगा। और यही वजह है कि लोग कहते हैं नहीं, कम से कम इस पे सरकार रिएक्ट तो कर रहा है। अब हिटलर जैसा डिक्टेटर आ जाएगा, कोई मोनार्की आ जाएगा लुई 16 जैसा, तो वो तो इस पर रिएक्ट भी नहीं करेगा। और अगर रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब सरकार रिस्पॉन्सिव है। अब रिएक्ट बुरे तरीके से कर रहा है, चलो भाई इसको सुधारेंगे। अच्छे तरीके से करता तो और अच्छी बात है। तो दूसरा जो पॉइंट चल रहा था कि क्या सरकार रिस्पॉन्सिव है, ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाई हो जाता है। अब रहा पॉइंट तीसरा, ये लेजिटिमेट कैसे। तो लेजिटिमेटी वाले बात को ऐसे समझ लो, डेमोक्रेसी स्लो वर्क करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेमोक्रेसी में लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेमोक्रेसी में करप्शन से चलने तो है, कोई बात नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी में एक पावर पीपल के पास है, रूलर्स को चुनने का, और रूलर्स अपनी मर्जी से बनाने का। जब चाहेंगे वो अपनी मर्जी से रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, जब चाहेंगे अपनी मर्जी से उसको हटाएंगे भी। ये इंटरवल दूसरे सरकार में नहीं मिलता। और यही पॉइंट साबित करता है कि सरकार जब तुम चुने हो तो भाई तुम सही चुनोगे, गलत थोड़ी चुनोगे। जब हम सरकार कह रहे हैं कि तुमको कहेंगे हम खाना दे देंगे आगे थाली में रख के 10 प्रकार का भोजन, और कहेंगे तुम खुद से खाओ, तो भाई आप अपनी इच्छा से उठाओगे, आपको पूरी उठाना है कि मिठाई उठाना है। और जो आप उठाओगे आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होगा कि हम इसको खाएंगे, तो वो सही है। सेम चीज यहाँ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट चुनने का ऑथोरिटी डेमोक्रेसी पीपल को दे रखा है, और उसको हटाने का भी। और यही पॉइंट साबित करता है कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट दे रही है वो लोगों का अपना गवर्नमेंट है। और इससे बढ़िया पॉइंट हो ही नहीं सकता है जो साबित कर सके कि डेमोक्रेसी जो सरकार दे रहा है वो सही है या गलत है। तो ये पहला वाला जो पार्ट था, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल कैसे है, डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव कैसे है, एंड डेमोक्रेसी लेजिटिमेट कैसे है। ये तीनों में डेमोक्रेसी परफेक्ट वे में काम कर रहा है, कुछ में अधूरा है, फिर भी ये अच्छा है। कम से कम गवर्नमेंट तो है जो लोगों के केयर कर रहा है। तो ये पहला आउटकम था जो क्लियर हो। जस्ट ए सेकेंड। हम बता रहे थे कि यदि किसी कंट्री, कोई कंट्री डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को एंजॉय करने वाले लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि व्यक्ति का, कंट्री का ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी ने उस रिलेटेड क्या किया, ये समझ रहे थे हम दो गवर्नमेंट के एग्जांपल से। पहले गवर्नमेंट का फॉर्म का नाम है डिक्टेटरशिप,
एंड दूसरे का नाम है डेमोक्रेसी। इन दोनों को एसेस किया 50 साल के रिकॉर्ड को उठा के, तो पाया कि डिक्टेटरशिप बहुत फास्टली ग्रो करता है, वहां का इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत तेजी से ग्रो करता है, एंड डेमोक्रेसी का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है इसके कंपैरिजन में। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिक्टेटरशिप बेटर है, एंड यही यहाँ तक अभी हम आए थे। अब यहाँ पे सवाल है कि क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ सारा का सारा कंट्री डिक्टेटरशिप को अपना ले? अगर ऐसा होता तो हर कंट्री में डिक्टेटरशिप ज्यादा होता, लेकिन है तो डेमोक्रेसी। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर मान लो किसी कंट्री को डेवलपमेंट चाहिए, फॉर डेवलपमेंट अगर किसी कंट्री को चाहिए तो कंट्री को क्या चाहिए, एक कंट्री को क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ जाएगी अगर कंट्री को डेवलप करना है? तो क्या सरकार होना ही पर्याप्त है या फिर कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो जरूरत पड़ता है कंट्री के ग्रोथ में? वापस से हम पॉइंट पे जा रहे हैं। कंट्री का ग्रोथ जब हम देख रहे थे तो हमने देखा डिक्टेटरशिप में फास्टली ग्रो करता है, एग्जाम्पल आपका हिटलर का बेस्ट एग्जाम्पल है। डेमोक्रेसी स्लो ग्रोथ करता है। तो क्या गवर्नमेंट का जो ये फॉर्म है बस यही एक कारण है जिसके वजह से किसी कंट्री का डेवलपमेंट होता है, या फिर दूसरे कारण भी हैं? तो उन दूसरे कारण को हम ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं कि और क्या क्या काउज हो सकता है कंट्री के ग्रोथ में। तो दूसरे कारण में सबसे पहला आ जाएगा कंट्री का पॉपुलेशन साइज। किसी भी कंट्री का ग्रोथ डिपेंड करता है उस कंट्री के पॉपुलेशन के साइज पे। दूसरा, ग्लोबल सिचुएशंस, मतलब पूरे वर्ल्ड का सिचुएशन कैसा है, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है या डाउन कर रहा है, इस पे भी कंट्री का ग्रोथ डिपेंड करता है। फैक्टर्स नंबर 3, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज से जो कॉपरेशन मिलता है उस पर भी डिपेंड करता है कंट्री का ग्रोथ। अब हमारा नेबर कंट्री चाइना है, पाकिस्तान है, वो हमको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, हमको चाहिए डिपेंडेंसी, मतलब अमेरिका से कुछ ही, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो कंट्री का कॉपरेशन भी मायने रखता है कंट्री के ग्रोथ में। और क्या मायने रखता है इसके अलावे? यहाँ तो नहीं है बट इकोनॉमिक्स में हमने देखा इसके अलावा कंट्री के अंदर का हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इसके अलावा सेक्स रेशियो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत मायने रखती है। तो अगर हम ये कह दें कि सिर्फ गवर्नमेंट ही पर्याप्त है कंट्री के ग्रोथ के लिए तो ये गलत हो जाएगा। ये सारी चीजें कंट्री के ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में, अरे क्या हो रहा है, सबका भी लिख होने लगा फिर से। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं। पहले इस पे जब भी आपके सामने हेडिंग आए एग्जाम में, सपोज करो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका आपको माइंड में बात आ ही नहीं रहा कि ये है क्या, तो वैसे स्थिति में, वैसे कंडीशन में पहला है कि आप पहले वहां पे पेशेंस रखिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन के बारे में सोचना। हो सके तो उसके लिए जगह छोड़ के किसी दूसरे क्वेश्चन को टारगेट कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए। फिर उसको लिखोगे कैसे? तो जो क्वेश्चन में जो टॉपिक होता है ना, जो पॉइंट होता है, बस उसको आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक आपको चीजें याद आ जाएंगी। यही होता है जब हम भूलते हैं ना साइंस में, सोशल साइंस में या इंग्लिश में किसी टॉपिक को, क्वेश्चन में, तो इस तरह से पहले उस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है उसको सोचो और उसी को एक्सप्लेन करो। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, पहले इसी के बारे में बताना इनइक्वालिटी क्या होता है। इनइक्वालिटी मतलब कंपेरिजन ऑफ पीपल रिगार्डिंग देयर स्टेटस, रिगार्डिंग देयर कास्ट, रिगार्डिंग देयर रीजन। लोगों को अगर कंपेयर कर दे, क्या करे, कंपेयर करे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, आर्थिक स्थिति के नाम पे, तो उनके बीच में जो कंपेरिजन होगा ना, वही तो इनइक्वालिटी है। एंड दूसरी ओर कह रहा है पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब क्या होता है? लैक ऑफ बेसिक नीड्स। अगर किसी व्यक्ति का जो बेसिक नीड्स है वो पूरा नहीं हो रहा है, उसको खाना चाहिए नहीं हो रहा है पूरा, उसको कपड़े चाहिए नहीं हो रहा है पूरा, उसको घर चाहिए नहीं हो रहा है पूरा, एजुकेशन, हेल्थ कुछ नहीं पूरा कर पा रहा है, बस जैसे तैसे घिसट के जिंदगी चल रहा है, तो वैसे सिचुएशन को यहाँ पर पॉवर्टी कहते हैं। यानी दोनों को हम अपने तरीके से बताएं। जैसे यहाँ पे एक शब्द आया इनइक्वालिटी, तो हम इसको छोटा से शब्द में हम क्या बोले? कंपेरिजन।
लोगों को कंपेयर करो, किसी बेसिस पे कंपैरिजन करो। और दूसरी शब्द जब पॉवर्टी आया तो इसमें हमने थोड़ा सा शब्द क्या एक्सप्लेन किया, लैक ऑफ बेसिक नीड्स। जो बेसिक नीड्स होता है ना, उसकी अगर कमी हो जाए तो वो पॉवर्टी है। तो सवाल है कि ये जो इनइक्वालिटी है और ये जो पॉवर्टी है, इस चीज पे डेमोक्रेसी ने कैसे रिएक्ट किया? क्या डेमोक्रेसी ने इन दोनों को पॉजिटिवली डील किया या निगेटिवली डील किया? इसको देखने वाले हैं इस हेडिंग में। तो चलो बात करते हैं पहले इनइक्वालिटी का। तो इनइक्वालिटी का जब बात करते हैं तो हम देखते हैं ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये क्या करता है, लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है। लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है एंड कहता है ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। यानी लॉ के सामने सब लोग, लॉ के लिए, लॉ की नजर में ऑल आर इक्वल। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या मिलता है, सबको एक वोट वन वैल्यू वाला राइट सबको मिल जाता है और सबको एक तराजू में तौल दिया जाता है। यानी पॉलिटिकल फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेमोक्रेसी में ऑल आर इक्वल, किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है। ये हमारा कंट्री या किसी भी कंट्री का डेमोक्रेसी का यही प्रिंसिपल होता है। लेकिन जब हम इकोनॉमी में जाते हैं तो इकोनॉमी में देखने को मिल जाता है इनइक्वालिटी। वहां पे हमको इक्वालिटी दिखता ही नहीं है। क्यों इनइक्वालिटी दिखाता है? तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे दिखता है कि सोसाइटी दो पार्ट में बटा हुआ है, रिच एंड पुअर। एंड रिच जो होते हैं इनकी संख्या बहुत कम होती है और मेजर पार्ट यही होता है, और वो भी ये इस पे डिपेंडेंट होता है। इनके पास इतना संपत्ति होता है कि ये पूरे कंट्री के इकोनॉमी को डील कर ले, और इनकी संख्या हार्डली 5%, हम 5% ज्यादा ही बोल रहे हैं, उससे कम ही होगा, और इनकी संख्या 95% हो जा रहा है। तो ये तो भयंकर इनइक्वालिटी है। अगर इकोनॉमिकल स्टेटस के हिसाब से देखें तो ये तो बहुत बुरा और बहुत ही बेकार इनइक्वालिटी दिख रहा है। ऐसा किसी कंट्री में नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के मामले में डेमोक्रेसी सही तरीके से डील नहीं कर पाता है। यहाँ पे ये चीजें बनी हुई है और ये गैप बढ़ता जा रहा है, ये घटता नहीं है। जो गरीब है गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं। ये है इनइक्वालिटी। हाँ, इक्वालिटी मिलता है पॉलिटिक्स में, बट इकोनॉमी में ये डील नहीं कर पाता है। ये डेमोक्रेसी का निगेटिव आउटकम हो गया, जहां पे ये डेमोक्रेसी सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। अब सवाल है पॉवर्टी का, कि डेमोक्रेसी ने पॉवर्टी को कैसे डील किया। पॉवर्टी को डील करने के लिए डेमोक्रेसी क्या क्या करता है वो देखो। तो पॉवर्टी में देखो क्या है दिया हुआ, इस पे भी गवर्नमेंट ठीक से नहीं काम करता है। जैसे अगर पॉवर्टी का बात करें तो पॉवर्टी को जो लोग फेस करता है उसको हम कहते हैं पुअर। अब ये पुअर व्यक्ति का जो वोट होता है ये बहुत वैल्यूएबल होता है। जब भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते समय वो कोशिश करेंगे कि हर पुअर का उनको वोट मिले, और इस प्रॉमिस पे वोट ले लेते हैं कि आपको जो चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, दाना चाहिए, घर चाहिए, जहाँ जो चाहिए सब देंगे, सिर्फ वोट के लालच में। और एक बार वोट हो जाता है तो यही कैंडिडेट्स इनके जरूरतों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और इनकी जो गरीबी वाली सिचुएशंस होती है वो बना का बना रह जाता है। तो हम देख रहे हैं कि पॉवर्टी पे टारगेट किया जाता है सिर्फ इलेक्शन के समय में, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है तो उनके डिमांड को, उनके नीड्स को सरकार इग्नोर करती है, कैंडिडेट इग्नोर करती है, तो पॉवर्टी एज यूजुअल रह जाता है। किसी किसी कंट्री का ही सिचुएशन ऐसा है कि पूरा कंट्री ही पॉवर्टी को फेस कर रहा है और वो दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट है। सपोज श्रीलंका या सपोज बांग्लादेश, वो दूसरे कंट्री के इकोनॉमिकल कंडीशन पे जीवित रह रहा है। तो ये दो पॉइंट जो है ना, एक इनइक्वालिटी एंड एक पॉजिटिव इक्वल पॉवर्टी, इन दोनों पे डेमोक्रेसी का जो रिस्पॉन्स है वो निगेटिव है। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस पे नहीं कर रहा है, ये निगेटिव है। हाँ, वर्क कर रहा है। डेमोक्रेसी में लीडर्स लोग कहते हैं गरीबी हटा देंगे, डेमोक्रेसी में कहते हैं सबको खाना मिलेगा, सबको पानी मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कर रहे हैं प्रयास बट होता नहीं है, तो ये निगेटिव आउटकम माना। वर्ड है एकोमोडेशन, इसको हम लोग दूसरे ये तो ऑलरेडी मिला भी था, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट या फिर हम ये भी कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन, ऐसे शब्द इसमें रिलेट करेगा। तो ये वाला शब्द जो एकोमोडेशन है ये बेल्जियम वाले केस में मिला था, मतलब तालमेल बैठाना। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है ना तो उसको सुलझा देना, किसी बीच का रास्ता निकाल के, उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। तो यहाँ जो सोशल, दूसरा वर्ड है सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, लोगों में इनइक्वालिटी। किस चीज को लेकर के इनइक्वालिटी? तो सेम
जाति को लेके, लैंग्वेज के लेकर के, कल्चर को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, स्टेटस को लेके, इसको लेकर के डाइवर्सिटी भी है। तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, यही झगड़े का कारण भी बनता है। तो इस झगड़े को डेमोक्रेसी कैसे डील करता है, वो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो दोनों का मतलब देख लो। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब हो जाएगा दूसरे लैंग्वेज में इनइक्वालिटी अमॉन्ग पीपल। लोगों के बीच जो इनइक्वालिटी होती है स्टेटस वाइज, बेसिस वाइज, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन को लेकर के, उसको डाइवर्सिटी बोला जा रहा है। तो इस डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी कैसे एकोमोडेट किया, ये आपका फोर्थ आउटकम एक्सप्लेन करेगा। ऑलरेडी इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 में कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया बेल्जियम ने, और इस चीज को, इस डाइवर्सिटी को बहुत अच्छी तरीके से डील किया। और जब हम दूसरा कंट्री यानी श्रीलंका का एग्जाम्पल देखते हैं, तो प्रयास उसने भी किया एकोमोडेट करने का, बट वहां पे सक्सेस नहीं रहा। बेल्जियम में वो जो डच फ्रेंच वाला केस था वहां पे, और श्रीलंका में जो सिन्हालिस तमिल वाला था, दोनों में वो प्रयास किया गया। ये सक्सेस रहा, ये सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन ही चेंज हो गया था। तो उसमें ज्यादा नहीं जाते। हम यहाँ पे समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कैसे करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ स्टेटमेंट है जो आपको क्लियरली पहले सुनना होगा और कोशिश करना होगा समझने का। वैसे हम पेज नंबर 96 में हैं और हम यहाँ से एक्सप्लेन करने वाले हैं चीजों को। ये रहा, ये वाला फिगर के बगल वाला पैराग्राफ, ये वाला, इस पैराग्राफ को हम, और ये शायद 2 पॉइंट को हम फिर एक्सप्लेन करें बुक से ही। तो आप लोग यहाँ पे आ जाइए, अगर आपके पास बुक है तो बुक लेके बैठते हैं तो निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे टॉपिक है कि कोई भी ऐसा सोसाइटी नहीं हुआ, ये तो पैराग्राफ बताओ वहां पे एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई भी ऐसा सोसाइटी आज तक नहीं हुआ जहां पे डिफरेंट ग्रुप के बीच का जो झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको परमानेंटली सॉल्व कर दिया जाए। ऐसा समाज हुआ ही नहीं जहाँ पे उसके समस्या को परमानेंटली खत्म किया जाए। लेकिन हाँ, उस झगड़े के बीच कुछ ऐसे साधन क्रिएट किए जाते हैं जिससे दो अलग अलग कम्युनिटीज एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना शुरू करें और मिलजुल करके रहना शुरू कर दें। यानी दो अलग अलग असमानताएं हैं किसी बात को लेकर के, तो उसको समझना, उसको रिस्पेक्ट करना, ताकि दोनों मिल के रह सके। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेमोक्रेसी बहुत बेटर है। अब जरा इसको फिर से ऐसे रिपीट कर रहे हैं। एक सोसाइटी है जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उसके बीच में झगड़े तो रहेंगे ही, किसी कम्युनिटीज डिफरेंट है तो, और उस झगड़े को खत्म करने का प्रयास भी किया जाएगा तो परमानेंटली तो खत्म नहीं होगा। लेकिन डेमोक्रेसी क्या करता है, ऐसे तरीके लाते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे और साथ मिल के रहे। इसी पॉइंट पे डेमोक्रेसी बहुत बेस्ट अपना रिजल्ट दिखाता है और सोसाइटी का जो प्रॉब्लम्स होता है ना उसको डील करता है। अगर नहीं डील कर पाया तो केस श्रीलंका वाला हो जाता है। तो कैसे डील करता है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। अगर किसी सोसाइटी के सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना है तो डेमोक्रेसी 2 ही चीज करती है, जो आपको यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है। और इस पॉइंट को हम वापस से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बुक से, और आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हो। अगर हम रीड किए इंग्लिश तो सबका यहाँ पे आप पॉइंट निकालिए, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। अगर हम इसको एक्सप्लेन किए तो यहाँ पे पेज 96 दिख रहा है, टॉपिक है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। चलिए पॉइंट पहला एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी ओपिनियन के आधार पे रूल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट बोल रहा है मेजॉरिटी ओपिनियन के आधार पे नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी ओपिनियन कहने का मतलब है कि जिस कम्युनिटी की संख्या ज्यादा है, जो कम्युनिटी लार्ज है, जो कम्युनिटी बड़ा है, सिर्फ उसके ओपिनियन को डेमोक्रेसी टारगेट करके सिर्फ उसका न सुने, बल्कि वो क्या करे, साथ में जो माइनॉरिटीज है उसको भी लेके चले और दोनों के ओपिनियन को लेकर के एक कॉमन ओपिनियन बनाए और उस कॉमन ओपिनियन के आधार पे कोई डिसीजंस पास करे। तो डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं देखा जाता है, बल्कि जो लार्ज कम्युनिटीज होती है यानी जो मेजॉरिटी होती है और जो माइनॉरिटीज होती है, दोनों के ओपिनियन को सुना जाता है और एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू बना करके आगे बढ़ा जाता है। ये हो गया आपका पहला, और इसी वजह से ये डाइवर्सिटी डील हो जाता है।
जैसे दो के बीच में झगड़ा होता है ना क्लास में, दो स्टूडेंट बीच में आपस में लड़ गया, ठीक है, तो अब दोनों लड़ा, दोनों साथ बैठना भी नहीं चाह रहा है, तो प्रॉब्लम चला जाता है टीचर के पास। अब टीचर बीच का रास्ता निकालता है, ऐसा कुछ करता है कि वो दोनों के बीच में एडजस्टमेंट हो जाए, ना वो एक का स्टूडेंट का सुनता है ना दूसरे का, दोनों का सुनता है और दोनों को एक बीच का रास्ता देता है ताकि दोनों उसमें एडजस्ट हो जाए। तो इसी को तो एकोमोडेशन कहते हैं, यानी ना हम इसका सुनेंगे मेजोरिटी का, ना ही हम सुनेंगे माइनॉरिटी का, दोनों का सुन के डील करेंगे। तो डेमोक्रेसी इसी बेसिस पे इस सोशल डाइवर्सिटी को डील करता है, ये दिमाग में रखना है। एंड दूसरा क्या है, दूसरा वाला पॉइंट क्या कहता है, नॉट रूल बाय मेजोरिटी। बच्चे इसमें ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, कई बार क्या, कई साल से हम इस टॉपिक पे बात करते आ रहे हैं कि बच्चे इन दोनों को कॉमन ही मान लेते हैं। यहाँ बात किया जा रहा है ओपिनियन का और यहाँ बात किया जा रहा है रूल ऑफ मेजोरिटी का। मतलब रूल ऑफ मेजोरिटी मतलब ये नहीं मान लेना कि जिसकी संख्या ज्यादा है वो शासन करेगा, ये नहीं है, वैसा श्रीलंका में हुआ इसलिए वो गलत हो गया। रूल ऑफ मेजोरिटी का मतलब ये नहीं कि जिसकी संख्या ज्यादा है वो शासन करे। तो फिर क्या होता है इसका मतलब, तो सेकेंड पॉइंट का चौथे लाइन में आइए, रूल बाय मेजोरिटी मीन्स दैट in case of every decisions or in case of every election, different person and groups may and can form a majority। मतलब मेजोरिटी का मतलब हुआ कि हर एक डिसीजंस में या हर एक इलेक्शंस में अलग अलग लोगों, अलग अलग पर्सन्स के ओपिनियंस को सुना जाए और उनके ओपिनियंस के हिसाब से जो रिजल्ट निकल के आता है उसको बोलते हैं मेजोरिटी। फिर से रिपीट करें क्योंकि ये और ये कॉमन हो जाता है यहीं पे, इसी में फंसते हैं सब लोग। वापस से, रूल ऑफ मेजोरिटी का मतलब होता है कि जितने भी डिसीजन डेमोक्रेसी लेगा, जितने भी इलेक्शन डेमोक्रेसी करवाएगा, उसमें हर एक पर्सन, हर एक ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और उसी इन्वॉल्वमेंट को, उसी शामिल होने की प्रक्रिया को यहाँ पे मेजोरिटी कहा जा रहा है। और लोग कैसे इन्वॉल्व होते हैं, वोट के माध्यम से वोट डालते हैं और अपना ओपिनियन वहां पे रख देते हैं, इसको मेजोरिटी कहा जा रहा है। इट मीन्स एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मेजोरिटी की बात आएगी ना तो हर व्यक्ति को चांस मिलना चाहिए और इसी को मेजोरिटी कहते हैं। तो मेजोरिटी के आधार पे ही सरकार बनती है डेमोक्रेसी में और इसलिए डेमोक्रेसी इस वाले प्रॉब्लम को, यानी सोशल डाइवर्सिटी के झगड़े वाले प्रॉब्लम को डील कर लेता है। अब दोनों को वापस से हम रिपीट कर रहे हैं, इसको और इसको फोकस कीजिएगा। पहला कहते हैं, पहले पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को कैसे डील करता है, लोगों के डिफरेंसेस को कैसे डील करता है। दो तरीका है डील करने का। पहला, कॉमन ओपिनियन, ना वो मेजोरिटी के ओपिनियन को सपोर्ट करेगा डेमोक्रेसी, ना माइनॉरिटी को, बल्कि कॉमन ओपिनियन को सपोर्ट करेगा। दूसरा है रूल बाय मेजोरिटी। रूल बाय मेजोरिटी का मतलब हर व्यक्ति का, हर कम्युनिटीज के ओपिनियन को सुना जाएगा, हर कम्युनिटीज के भागीदारी को समझा जाएगा और हर एक व्यक्ति को चांस दिया जाएगा मेजोरिटी में इन्वॉल्व होने का, बाई वोट उसको हम कह सकते हैं। तो हो गया वो रूल बाय मेजोरिटी। और यही दो तरीका है जिससे डेमोक्रेसी में सोशल डाइवर्सिटी डील हो जाती है।